हेलो बच्चे, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का ये दूसरा चैप्टर है और पी ब्लॉक है, ये 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग देंगे द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपका हेडिंग होगा आज का चैप्टर, यानी कि यूनिट 7 है, यानी कि चैप्टर कितना है 7। चैप्टर का नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि आप लोग पढ़े थे पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में, उसमें बताया गया था देयर आर 4 ब्लॉक्स इन ए पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में जो है 4 ब्लॉक होते हैं। पहला का नाम है एस ब्लॉक, दूसरा का है पी ब्लॉक, तीसरा नंबर है डी ब्लॉक और 4 नंबर है एफ ब्लॉक। तो यहाँ जो चैप्टर बन के आया है, एक आया पी ब्लॉक से और दूसरा आया डी एंड एफ। 8 नंबर चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। और एस और पी हम लोग थोड़ा सा कहाँ पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। और ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड में जो है बोर्ड एग्जाम में आपका 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 8 मार्क मतलब सब मिला के, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ना, सब मिला के कितने मार्क्स पूछा जा सकता है, 8 नंबर मिनिमम। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये चैप्टर, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आते हैं 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो आता है यानी कि ग्रुप नंबर या 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर आता है। तो 13 से लेके 18 नंबर ग्रुप से, 13 से लेके ग्रुप नंबर कितना 18, 13 ग्रुप से लेके कहां तक 18 ग्रुप तक कौन आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट आता है। तो यहाँ इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो इनर्ट गैस भी पढ़ना है, हेलोजन पढ़ना है, फिर नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, कार्बन फैमिली पढ़ना है, बोरॉन फैमिली पढ़ना है। तो कहने का मतलब ढेर सारे यहाँ पे चीज पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पहचान सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है। तो पहले लिखेंगे हम लोग जनरल, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इधर से भी क्वेश्चन आता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग जीईसी। जीईसी इसका मतलब होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS2 NP126। ये याद रखिएगा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है। एन यहाँ पे क्या है, सेल नंबर है। एन क्या है यहाँ पे, सेल नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 16। इसका लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा 10 2 12 और 4 16, 3p कितना हो जाएगा 4। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, तो ये है नहीं यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल है। क्या आउटर मोस्ट सेल है, आप कैसे निकालेंगे, इसी को क्या लिख सकते हैं आप, यहां से यहां क्या हो जाएगा नियोन एनी। आप लोगों को बोले जो दिया गया था, जो बताया गया था आपको पढ़ने के लिए, बेसिक्स, सम बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th, उसको पढ़ना जरूरी था। अब पढ़े या नहीं पढ़े हमको पता नहीं है, पढ़ लेना चाहिए था आपको। तो देखिए आपको बताया गया था, यहाँ पे रूल बताया गया था, 3 से लेके 10 तक लेते हैं हीलियम, 11 से 18 तक क्या लेते हैं नियोन, 11 से 18 तक क्या लेते हैं हम लोग नियोन। इसको कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये जो बीच वाला है इसको कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। मतलब ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं जा सकता है या रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है। तो आउटर मोस्ट सेल क्या बचा, 3s2 और 3p कितना है 4 है।
तो इसको क्या बोलेंगे NS, इसको क्या बोलेंगे NS, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग NP। देखिए दोनों का सेल नंबर क्या है, सेम है, 3 3। तो N यहाँ पे क्या है, सेल नंबर है, आउटर मोस्ट सेल है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट सेल। 3 को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आउटर मोस्ट सेल पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या आया, NS2 NP1 2 6, मतलब S में कितना रहेगा 2, लेकिन P में कितना तक रह सकता है, 1 से लेके 6 तक। क्योंकि आपको बताया S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। S में कितना रहता है, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है। P में कितना रहता है, 6। D में कितना, 10। F में 14। तो जो बेसिक है, फिर से बता रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बेसिक, वो सबसे पहले क्या करें, आप बेसिक पढ़ लें। सबसे पहले क्या पढ़ लेना, आपको बेसिक को पढ़ लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ें, बेसिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज आपको पहले बोले थे, पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, NS2 NP1 2 6। आपके जानकारी के लिए बता दें, जिनको नहीं पता है वो भी सीख लें, कभी कभी S ब्लॉक का भी पूछ देता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नोट में आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इसका याद रखेंगे, इसका होता है NS1 और 2, NS1 और 2 याद रखिएगा। यदि S ब्लॉक का पूछेगा तो NS1 और 2, चूंकि S में मैक्सिमम 2 रख सकता है, मिनिमम 1 रख सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया सोडियम है, तो सोडियम का क्या होता है, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में जाएगा, S में जाएगा। किस में जाएगा, S में। तो क्या कहलाएगा, S ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद एक चीज और याद रख लेंगे आप लोग, आपकी जानकारी के लिए, D ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसका होता है NS1 और, यानी कि NS1 2 1 और 2, मतलब 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकता है। NS1 और 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NS1 2 ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 1 या 2 भी बोल सकते हैं। तो NS1 और 2 और N-1D 1 to 10। अब देखिए N-1D क्यों आया, इसका एग्जांपल से समझिए N-1D क्यों आया। इसका एग्जांपल बता देते, जैसे मान लिया सोडियम है, क्या है, सोडियम का कितना होता है 11, इसको क्या लिख सकते हैं नियॉन, और 3s1, S में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ जा रहा है, इसी को NS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NS, N फॉर नंबर है, सेल नंबर है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं ऐसे, कैसे याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए कि कितना, आप ले लीजिए कॉपर लीजिए, क्या लीजिए, कॉपर ले लें, फेरस ले लें। तो जैसे कॉपर का यदि हम लिखेंगे तो ये एक्सेप्शन है, ये क्या आपका एक्सेप्शन है। तो इसको बताया गया होगा आर्गन 4s1 और 3d कितना होता है 10। तो देखिए ये हो गया आपका NS हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे, 3d क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम सेल कितना है 4 है। अब 4 से कम कितना कम है 3, 1। 4 से कितना कम है 3, 1। तो ये देखिए n बराबर हो गया मान लिया 4, तो क्या हो गया, n बराबर 4 हो गया, 1 घटा देंगे, n का मान मान लीजिए 4 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, इसलिए N-1 बोलते हैं। और क्या बोला जाता है इसको, D। तो NS में 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है। या फिर एक उदाहरण लें, Fe, फेरस 26 होता है, 26, इसका कितना होता है 29। इसको कैसे लिखते हैं, AR, और 4s2 और 3d 6। अब देखिए यहाँ पे NS है, तो NS में 2 भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, जैसे यहाँ पे 1 भी रह सकता है, और यहाँ पे कितना है 2 है। और इसको क्या बोलते हैं N-1D, इसको क्या बोलेंगे N-1 और D। तो D में कहाँ तक रह सकता है, 1 से लेके 10 तक। D में कहाँ तक रह सकता है, 1 से लेके 10 तक। और आपका जो है कहने का मतलब S में रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि D ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो NS1 और 2 N-1D 1 to 10 होता है, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। यदि हम बात करें F ब्लॉक का, किसका, F का, तो F का याद रखिएगा, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
F ब्लॉक एलिमेंट, इसका होता है बच्चे NS2, कितना होता है NS2, और N-1D जो है यहाँ पे 0 रह सकता है या फिर 1 रहेगा, 0 या फिर 1 रहेगा, मैक्सिमम 0 या तो 1। फिर होता है आपका N-2 F 1 to 14, 1 से लेके 14 तक रह सकता है। ये सब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ब्लॉक का। तो देखिए 3 बताया आपका, 3 ब्लॉक यहाँ पे बताया गया है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसको इसलिए बता दिए थोड़ा सा क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, तो हम फोकस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट पे। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखिएगा याद, NS2 NP 1 to 6, मतलब S में 2 रहेगा और P में 1 से लेके 6 रहेगा। यदि बात करें S ब्लॉक एलिमेंट का, तो S ब्लॉक का जो होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और 2, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा S में या तो 2 रहेगा, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यदि D का याद रखिएगा तो S में 1 या 2 रहेगा, N-1D 1 से 10। अब N-1 क्यों लिखे, इसका कारण यहाँ पे बताए। तो ये आउटर मोस्ट सेल 4 है, ये क्या है 3 है, कितना कम है 4 से 3 कितना कम है 1। तो इसको यदि हम N मान लें, N बराबर 4 है, तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो N में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आ जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। F का याद रखिएगा NS2 होगा, S में 2 होगा, लेकिन D में इलेक्ट्रॉन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और आपका जो है रहेगा तो 1 रहेगा। और N-2 का मतलब हुआ F में रहेगा 1 से 14, मतलब इसमें याद रखिएगा S में रहेगा 2, N-1 D में रहेगा 0 से 1 के बीच, और N-2 में रहेगा 1 to 14 के बीच रहेगा। तो ये आपको सिंपल याद रखना है बस ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछने जाएगा, आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भाई P ब्लॉक या D ब्लॉक या F ब्लॉक या S ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, समझे आप। तो चलिए इसको क्या करें, फटाफट नोट कर लें। तो P ब्लॉक पहचानने का तरीका भी फोकस करेंगे इस पर, NS2 NP 1 to 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक में दिया गया, आपको पहले बता दिया गया, उसको पढ़ लें, 2-3 दिन टाइम दिया गया, अब क्या किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कर लें, वैलेंस वैलेंसी क्लियर कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पढ़ने का नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे हम लोग कॉन्सेप्ट पर आएंगे। किस में आएंगे, कॉन्सेप्ट में आएंगे, डायरेक्ट चैप्टर में आएंगे। तो आपको पढ़ा दिया गया, तो एक ही चीज को बार बार कितना पढ़ाया जाए। तो आपको लिंक भेज दिया गया है, और जिनको नहीं भेजा गया वो कमेंट कर सकते हैं, भेज दिया जाएगा। बेसिक का सम बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th लिखा होगा, 12th लिखा हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस वैलेंसी बताया गया है। कम से कम इतना पढ़ लीजिए आप, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए शुरू ही की आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो जो चीज बताया जाता है फालतू नहीं बताया जाता आपको, आप सिर्फ क्या रहें, अलर्ट रहें, क्या रहें, अलर्ट रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा चैप्टर में। अलर्ट नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अभी 2 चीजें और सीखेंगे आप लोग, जो कि आपका चैप्टर में आएगा, वो नाम आएंगे, तो उसको पहले याद रखें। 3 चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बता रहे थे आपको, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद रखना है आपको, है ना। तो अभी देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। आप समझिए कि एक एटॉम है, मान लिया जाए, क्या है, एक एटॉम है। उस एटॉम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ओके, तो ये है आपका सेल, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, और ये आपका तीसरा सेल है, और ये आपका क्या है, 4 नंबर सेल है मान लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, और मान लीजिए यहां भी इलेक्ट्रॉन है। ई फॉर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जब, मतलब यहां पे देखिए डिस्टेंस, यहां पे देखा जाए तो डिस्टेंस यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो कहने का मतलब मान लिया जाए आपको जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। आर का मतलब एटॉमिक रेडियस, ठीक है।
न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, इसी को बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल। इसको nth सेल भी कहा जाता है, nth सेल, ठीक है, nth सेल कहा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो एटम है, मान लिया जाए ये है आपका, ये एटम को आप मान लीजिए ये है न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। इसको आप मान लिए कि गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, मतलब गैसीय एकांत और उदासीन परमाणु। इसको क्या बोलते हैं? गैसीय मतलब गैसीय अवस्था में रहेगा गैसीय, और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? एकांत उदासीन परमाणु है, ठीक है। अब इस यहां पे लेना है क्या, यहां पे एकांत का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप आयरन है, तो आयरन से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको सबसे पहले जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे या फिर उसमें जोड़ेंगे, वो क्या होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? माना गया है कैसा होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दूसरी बात है न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो गैस अवस्था में क्या होता है? पदार्थ एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है। गैस अवस्था में पदार्थ क्या होता है? एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सा अवस्था में? गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ जो एटम लिया जाएगा, गैसियस एटम से ही हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जो यदि सॉलिड स्टेट में है तो यह संभव नहीं है। तो क्यों? चूंकि गैसीय अवस्था में जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो एक दूसरे से सटा सटा रहता है। लिक्विड का है तो लिक्विड का थोड़ा दूर दूर रहता है, और गैस का बहुत दूर दूर रहता है। तो कहने का मतलब आइसोलेटेड होना बहुत जरूरी है। आइसोलेटेड तभी कहा जाएगा जब वो गैसियस स्टेट में होगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, मतलब एक दूसरे से दूर रहेगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, हम चाहते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा वो बाहर आउटर मोस्ट सेल का ही निकाला जाएगा। बीच वाला क्यों नहीं निकाला जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जब डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स उतना क्या होगा? कम होगा। फोर्स क्या होगा? उतना कम होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फोर्स के बारे में। इसको मान लें Q1 चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इसको मान लें Q2। क्या मान लें? Q2। तो ये दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच कितना फोर्स लग रहा है? तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। यहाँ पे इसके लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा? Q1 × Q2/r² होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। मतलब डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ गया, तो कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? घट गया। आकर्षण बल क्या हो गया? घट गया। और जब ये आकर्षण बल घटेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम है तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा मजबूती से खींच के रखेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो उसको निकालना संभव नहीं है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वो आउटर मोस्ट से निकाला जाता है। अब मान लीजिए यहां से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, मतलब इसको बाहर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देंगे आप, जो एनर्जी लगेगा, यहां पे एनर्जी तो लगेगा ना, जो एनर्जी देंगे आप, इस एनर्जी को बोला गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला गया है? आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको क्यों बोला गया है? इसलिए आयोनाइजेशन बोला गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स आयन में कब बदलता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर क्या करेगा? लॉस करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है तो उस पर चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है? चार्ज। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए इस एटॉम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो इस पे चार्ज आएगा। क्या आएगा? चार्ज। और जब चार्ज आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। तो मतलब ये एनर्जी जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए। तो आयन में कन्वर्ट कैसे होगा? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा? इस पर
प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप सिंपल बात समझिए, आप सिंपल बात समझिए। क्या समझना है आपको कि किसी भी गैसीय आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से, किसी भी गैसीय आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा को, आवश्यक कम से कम ऊर्जा को क्या बोलता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब सिंपल आप समझ जाइए, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, और उस ऊर्जा यानी कि एनर्जी का नाम है यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे बोला गया है, चूंकि यहाँ पे जब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो जो एटम्स था पहले न्यूट्रल था, अब उसमें आयन्स आ जाएंगे, मतलब चार्ज डेवलप होगा, मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी देने से क्या रिजल्ट मिला? जो एटम्स था वो किस में चेंज हो गया? आयन्स में चेंज हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलिए इसको लिखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आखिर होता क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम लोग एनर्जी देंगे तो इस एनर्जी का नाम है आईई। आईई का मतलब होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है? आयोनाइजेशन। और ये हमेशा इंडोथर्मिक होगा। ये क्या होगा आपका? इंडोथर्मिक। दो बातें होते हैं, एक इंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है? हम सिस्टम में एनर्जी को देते हैं। जब किसी सिस्टम में एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं, एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से एनर्जी इसको हम दे रहे हैं, एनर्जी इसको दे रहे हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एनर्जी हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं। जब किसी को हम एनर्जी देते हैं तो उसको इंडोथर्मिक बोला जाएगा, और जब किसी सिस्टम से एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे पानी को जब चूल्हा पे चढ़ाइएगा तो पानी गर्म होगा, मतलब हीट को ले रहा है, तो क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक है। और जब पानी बॉयल होने लगेगा उसको चूल्हा से बाहर कर दीजिए, सिस्टम से बाहर निकाल दीजिए, अब क्या होगा? उधर उधर ठंडा होने लगा। अब ठंडा होने लगा, इसका मतलब क्या है कि पानी का जो हीट एनर्जी है वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है मतलब एटमॉस्फेयर में जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, आउट हो जाना। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? हीट का आउट हो जाना, किसी चीज से हीट का बाहर निकल जाना, एग्जिट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब होता है बाहर से हीट आ जाना, किसी सिस्टम में प्रवेश कर जाना, तो इंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस जो होगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा प्रोसेस है, तो बोलेगा इंडोथर्मिक है। क्या है आपका? इंडोथर्मिक है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई ए। तो देखिए डिफाइन करेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost cell of gaseous या of a gaseous isolated neutral atom is called what? Ionization एंथैल्पी। समझ में आ गया होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, हीट। ओके, आ रहा है समझ में बात?
चलिए समझिए इसको, क्या बोल रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिख दी यहाँ पे, यहीं से परिभाषा निकला, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है एटम, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका हिंदी लिख दें, क्या बोल रहा है, किसी गैसीय एकांत उदासीन परमाणु से उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक कम से कम, क्या चीज, कम से कम ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसको जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, आगे बताते हैं। तो याद रहेगा, किसी गैसीय एकांत उदासीन परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसको क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। ये होता है आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिख लें। तो याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माशोषी प्रक्रिया। तो लिख लेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, आई इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आई क्या होता है, आई उष्मा शोषी बोलते हैं इसको, उष्मा को ग्रहण करने वाला उष्मा शोषी प्रक्रिया होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई एक्स एटम है, एक्स क्या है, कोई एटम है, गैसियस एटम। ठीक है, इससे यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पे क्या देंगे, एनर्जी देंगे, यहां पे क्या देंगे आप लोग, एनर्जी देंगे, है ना। तो यहां पे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो कहने के बाद ये बन जाएगा एक्स और प्लस, और कितना इलेक्ट्रॉन निकला, इससे एक निकला। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको बोलेंगे IE1, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको IE1 को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये हमेशा इंडोथर्मिक होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं, अब मान लीजिए फिर से कोई बोलेगा नहीं इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा इससे, तो क्या बन जाएगा X2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे, IE2 बोलेंगे। तो IE2 को क्या बोलते हैं, IE2 को क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दिए थे उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
रही बात कंक्लूजन कि किसका वैल्यू ज्यादा होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की सेकेंड आयोनाइजेशन, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाले फिर दूसरा सेल से निकालेंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो सेल का संख्या घटेगा, तो सेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा होगा। तो यदि पूछा जाए ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ऑर्डर ऑफ आई देखा जाए तो आप याद रखेंगे IE2 का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा IE1 का, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगा, क्यों, क्योंकि दूरी ज्यादा था। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा, तीसरा निकालेंगे तो और ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और सेल का बीच का दूरी कम होगा, डिस्टेंस कमेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। इस टाइप से याद रखेंगे। एक पॉइंट और होता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा पॉइंट आप भी सीखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलते हैं EA का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको इलेक्ट्रॉन स्नेह भी कहा जाता है। एफिनिटी का मतलब स्नेह, इसका मतलब होता है आपका टू लव, मतलब स्नेह। स्नेह का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा। तो यहां पे मान लिया जाए क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होता है समझिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह। जिनको हिंदी में चाहिए क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह। इलेक्ट्रॉन स्नेह में क्या याद रखना है आपको, जैसे कोई एटॉम है, इसका न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। अब मान लिया जाए यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां भी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। हम क्या चाहते हैं कि ये आपका क्या है, गैसियस एटॉम है, गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटॉम है, ठीक है। हम चाहते हैं क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगा, यहां का रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो एक किसी भी एटॉम में, मतलब किसी भी परमाणु में, किसी भी एटॉम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एडिशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ रहे हैं तो आउटर मोस्ट सेल में ही जुटेगा ना, अंदर तो नहीं जुटेगा, आउटर मोस्ट सेल में जुटेगा। तो किसी एटॉम में हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। तो जो एनर्जी निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं आपका EA बोलते हैं। EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मतलब ये सब शब्द आएगा चैप्टर में तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 11th में ये पढ़ चुके हम लोग, लेकिन इसका यूज यहाँ पे P ब्लॉक में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई गैसियस आइसोलेटेड एटॉम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुटेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा, एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा। और तो जो एनर्जी बाहर निकल रहा है इसी का नाम रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब एफिनिटी इसलिए बोला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है, जोड़ रहे हैं किसी चीज में इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो वहां से क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है। तो उस एनर्जी का नाम है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई एटॉम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो उससे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, और उस एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बहुत ही सिंपल बात है जिसको आपको समझना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब समझ में आ गया। अब ये शब्द आएंगे आगे के कॉन्सेप्ट में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आयोनाइजेशन शब्द आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आखिर होता क्या है। तो क्या होता है, एडिशन ए इलेक्ट्रॉन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसे लिख सकते हैं इसको, द मिनिमम
amount of energy released, यहां पे बाहर निकलेगा released during adding an electron to the gaseous या 2a, ऐसे भी लिख सकते to the gaseous isolated neutral atom. तो क्या है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम्स ऑफ neutral atom in a outermost cell. In outermost cell या in the outermost cell is called electron affinity. It's called electron affinity. क्या याद रखना था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम इन द आउटरमोस्ट सेल. इन द आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इसको और ऐसे भी बोला जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. और सिंपल करके लिख देते हैं आपको, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द outermost cell of a gaseous isolated neutral atom is called what? Electron affinity. It's called electron affinity. ओके, तो इस तरह से याद रख सकते हैं. ये क्या बता रहा है कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में, किसी परमाणु या किसी गैसीय एकांत उदासीन परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते समय उत्सर्जित रिलीज का मतलब क्या होता है? उत्सर्जित मतलब निकलना. उत्सर्जित कम से कम ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, देखिए सुनिए, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? किसी गैसीय एकांत उदासीन परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते समय उत्सर्जित का मतलब मुक्त होता है. क्या होता है? मुक्त. कम से कम ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन्स ने यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको क्या बोलेंगे? EA.
कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह, इसको इसका हिंदी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह। तो आपको समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या किया जाता है, एटम से क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो उस समय जो एनर्जी हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते समय जब एटम से एनर्जी निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लें, जल्दी से इसको लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो लिखे थे, है ना, इसको क्या बोलते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट किया करते हैं, डेल्टा EgH। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑल्सो known as electron gain enthalpy, यानी कि डेल्टा EgH। मतलब आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह को इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी भी कहा जाता है। या इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब सबको पता होता है ना, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका हिंदी जिनको चाहिए क्या लिखेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह को, जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह को इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी भी कहा जाता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा Eg का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन, और डेल्टा H का मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी। तो याद रखिएगा, इसको हम तोड़ के लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे Eg जो है इलेक्ट्रॉन गेन है ये, ओके, और डेल्टा H को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एंथैल्पी। एक बात और क्या याद रख सकते हैं इसमें, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, लेकिन एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, एटम से एनर्जी बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है आउट हो जाना, तो मतलब आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब होता है क्या चीज, उष्मा का उत्सर्जन, बाहर निकलना। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब उष्मा छेपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उष्मा छेपी प्रक्रम। मतलब इसको शॉर्ट में बोले तो क्या बोलते हैं, आई एक उष्मा छेपी प्रक्रम है, उष्मा छेपी प्रक्रम है। यहाँ पे क्या है, उष्मा छेपी प्रक्रम, याद रखिएगा। एक चीज याद रखेंगे आप लोग जो अभी बताने जा रहे हैं, इसको क्या करें, फटाफट नोट करें, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बताते हैं, और कल से आपका शुरू हो जाएगा मेन पार्ट इस चैप्टर का। ये सब चीजें जो इसके अंदर आएगा तो आपको नया नहीं लगे, इसीलिए आपको बता दिया गया है, ओके, ताकि आपको लगे नहीं कि हम नहीं सुने, और कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इसको बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत ऋणात्मकता। मतलब इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिविटी मतलब ऋणात्मकता होता है। इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी मतलब क्या होता है? ऋणात्मकता। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत ऋणात्मकता। क्या बोला जाता है? वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता में ये बताता है कि कौन सा एटॉम में कितना इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बताता है, ताकत बताता है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। जैसे मेटल है तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। क्यों? चूंकि जो मेटल्स होते हैं उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन का देने को, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का टेंडेंसी होता है मेटल में, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या आएगा? कम आएगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो जो आपका क्या है, जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहने का मतलब होता है जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर चार्ज क्या होता है? माइनस। उस पर चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। जब उस पर चार्ज माइनस हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। यहाँ ऋणात्मकता इसलिए बोला गया है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो उस पर चार्ज माइनस आएगा, उस पर चार्ज क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। माइनस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। तो इसका कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना है कि कौन सा एटॉम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है। तो ज्यादा नहीं, कुछ है उसको आप याद रखेंगे, कुछ है जो उसको क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। तो एक टेबल बना देते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग बोलते हैं EN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EN। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चे? EN बोलेंगे। EN मतलब हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक टेबल बनाएंगे जो इसमें लिखा रहेगा EN, ओके, है ना, या फिर एलिमेंट रहेगा। सबसे पहले एलिमेंट लेंगे हम लोग, इसको याद रखना है, रिमेंबर। आपके सहूलियत के लिए बना दे रहे हैं टेबल ताकि याद रहे, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। कुछ वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आपको याद रखना है यहां के लिए बस। एलिमेंट लिखेंगे और यहां लिखेंगे EN। तो पहला लेंगे हाइड्रोजन। क्या लेंगे हम लोग? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आप जो न्यूट्रल गैस है उसको नहीं लीजिएगा। हाइड्रोजन के बाद लेंगे लिथियम, Li, फिर लेंगे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 9 हो गया फ्लोरीन। और इसके बाद जो लेंगे बच्चे, जैसे इसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं? नियोन। तो नियोन तो न्यूट्रल है ना, तो नियोन को नहीं लेंगे। क्या लेंगे? इसके बाद लीजिएगा सोडियम, सोडियम के बाद लीजिएगा Mg, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? एल्युमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, इतना इधर लिख देते हैं, ठीक है। कहां तक हुआ आपका? सिलिकॉन। फिर आएगा क्या चीज? फास्फोरस। एक टेबल और नीचे बना देते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो। तो क्या है आपका? एलिमेंट, और एक है आपका EN। अब देखिए कहां तक सिलिकॉन है, उसके बाद आएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
है ना, क्या है आपका क्लोरीन, और एक तो और ले लेंगे हेलोजन, ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे। क्या लेंगे, Br फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन। अब देखिए यहां पे याद रखना है आपको, हाइड्रोजन को रिमेंबर कर लीजिए, इसको याद कर लें आप। हाइड्रोजन का होता है 2.1, हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1, इसको याद कर लेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है 2.1, याद कर लेना बहुत जरूरी है। और लिथियम का 1 होता है, लिथियम का कितना होता है 1, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा लिथियम का कितना होता है 1 होता है। अब यहां से जो है, यहां से इस पॉइंट से लेके आप जो है फ्लोरीन तक, कहां तक, फ्लोरीन तक कितना जोड़ दें, ऐड कर दें 0.5, कितना जोड़ दें 0.5 जोड़ दें, सब में 0.5 जोड़िए, कहां तक फ्लोरीन तक, कहां तक फ्लोरीन तक, आपको यहां तक बता दिया गया। तो यहां से बेरिलियम से लेके फ्लोरीन तक कितना जोड़ना है 0.5, तो कितना हो जाएगा 1.5, इसको हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, मतलब किसको याद रखना है, सिर्फ हाइड्रोजन का। उसके बाद लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, तो लिथियम से फ्लोरीन तक यहां पे याद क्या रखना है, लिथियम का याद रखना है। उसका 2.5, इसका कितना हो जाएगा 3, जोड़ते जाइए, इसका 3.5, इसका हो जाएगा 4। इसका सबसे ज्यादा होता है, इसका क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, इसका कितना होता है सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर देखिए यहां से यदि बात करें, यहां से यदि बात करें, इसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है, एक ही हम कर देते हैं। सिलिकॉन के बाद क्या आता है आपका फास्फोरस, ठीक है। यहां पे क्या कर देते हैं सल्फर, यहां पे कर देते हैं क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे हो जाएगा आयोडीन। अब देखिए एक रूल और याद रखिएगा, सोडियम का होता है 0.9, सोडियम का कितना होता है 0.9, इसको याद कर लेंगे। और यहां से लेके यहां तक में आपको जोड़ना है 0.3, क्या करना है ऐड करना है, 0.3 ऐड कर देना है, 0.3 को जोड़ दीजिए, 0.3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0.9 में 0.3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 0.9 में 0.3 जोड़िएगा तो कितना आएगा बोलिए 1.2 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर 0.3 जोड़िएगा तो 1.5 आ जाएगा। फिर जोड़िएगा SI में, है ना, तो कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। फिर और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2.1, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 1। बचा ये सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद रख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं याद। सल्फर का 2.5 होता है, सल्फर का 2.5, इसका होता है 3, क्लोरीन का कितना होता है बच्चे 3, याद रखिएगा। सल्फर का 2.5 और क्लोरीन का होता है 3, और ब्रोमीन का होता है 2.8, इसका होता है 2.5। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है जो आपको याद करना चाहिए, याद होना चाहिए। तो एक रूल भी बता दिए कि भाई कैसे याद करना है। तो हाइड्रोजन का तो फिक्स है 2.1 है, ठीक है। लिथियम का 1 है, तो लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम से लेके फ्लोरीन तक में कितना जोड़ देना है 0. अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी का है। मतलब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पे सभी दौड़ा दें, क्लोरीन को, फ्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, ऑक्सीजन को, सबको दौड़ा देंगे। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वो क्विकली रिएक्शन करता है, जल्दी से रिएक्शन करता है। तो सबसे ज्यादा किसका है जी? फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये बोलिएगा इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा आपका जब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि कौन लिक्विड अवस्था में रहता है, कौन सॉलिड अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में क्यों रहता है, इसका कारण क्या है, पोलर नॉन पोलर, ये सब जांच होगा इसके द्वारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इसका यूज करेंगे। तो आज हम लोग सीखे थे कि ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद बताया गया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बताया गया है किसका कितना होता है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जब पढ़ाएंगे। तो इसको क्या करेंगे आप लोग? याद कर लेंगे। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपका। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।